हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज में ये बताया गया कि चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी क्वांटाइजेशन, है ना, और तीसरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो है चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है। चार्ज के बीच में फोर्स क्रिएट, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होता है, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्सन होता है, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन होता है। मतलब सेम चार्जेस में रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। तो फिर ये बात आई कि अगर ये ऐसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कितना लगता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स फिर कितना लग रहे हैं। भाई ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास रखे थे। ये इसको धक्का मार के बाहर भेजेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा। अगर यहाँ हम एक पॉजिटिव ले लें, यहाँ निगेटिव ले लेंगे तो इसमें इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो इसके लिए आए कौन, कूलॉम सामने आए। इन्होंने बताया कि अगर दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए, क्या हम बोल रहे हैं कि अगर दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हों, ठीक, तो उनके बीच जो लग रहा है स्मॉल डिस्टेंस, क्यों वो ऐसा कभी नहीं होता कि एक चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए, एक मुंबई रख दिया जाए, है ना। इतने बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखेगा तो काम नहीं करेगा, है ना। कभी भी रखा है तो कुछ थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाए, मान लेते हैं कि अपने पास एक चार्ज यहाँ पे इधर ले लेते हैं, एक चार्ज प्लस Q1 यहाँ और एक चार्ज प्लस Q2 यहाँ। इनके बीच जो की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस को r मान लेते हैं। हमने क्या कहा कि दो चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए Q1 और Q2 और इनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे, है ना। तो भाई साहब इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं, फोर्स क्रिएट होगा। जैसे इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन, सीधी सी बात है, रिपल्सन लगेगा, है ना। तो फोर्स तो लग रहा है, भले ही रिपल्सन वाला लग रहा है, तो फिर कितना लगेगा। तो कूलॉम आए सामने और इन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच लगने वाला अगर फोर्स, जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या हम बोल रहे हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया कूलॉम ने। आइए स्टेटमेंट देखते हैं इसका। ये बाबू स्टेटमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट कभी कभी एक नंबर में स्टेटमेंट ही पूछ लेता है कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि इफ टू चार्जेस आर सिचुएटेड एट स्मॉल डिस्टेंस, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हों, देन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। अब वो चाहे जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव ही हों, जरूरी नहीं दोनों निगेटिव ही हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी लग सकता है, रिपल्सन भी लग सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। इसका मतलब अगर हम कहें कि इनके बीच लगने वाला जो कूलॉम फोर्स है, इसी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स। ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कूलॉम फोर्स भी कहा जाता है। वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकता है। इट मींस का मतलब दैट इज
लेके छोड़िए, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी से यहीं से उठा लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ माने कितना Q1 और Q2 प्रोडक्ट हो गया, एंड आगे क्या लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, यही फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बाबू 1/, ठीक, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का कितना है भैया, डिस्टेंस तो आर है ना, तो आर का स्क्वायर, ये दोनों स्टेटमेंट हो, जो चीजें लिखी गई है सामने आपके रख दी गई है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ जगह का हम इधर लिख रहे हैं, इन दोनों को अगर आप साट के लिखेंगे ना, F और इसको, यही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ये इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू, सॉरी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर, ये एक फाइनल स्टेटमेंट निकला। लेकिन हमको शुरू से ही बताया गया है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनल का चिन्ह मिले, प्रोपोर्शनल की साइन मिले, तो उस वक्त हम इसको हटा के इक्वल करते हैं, है ना, और इसको हटा के जब इक्वल टू किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे जरूर, और इसके बाद एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसका नाम स्मॉल के, ठीक, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एक कूलॉम फोर्स का फार्मूला है। यहाँ आप साइड में लिखेंगे वेयर K इज कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट, इधर हम लिखते हैं K इज कांस्टेंट, इधर तो यार परमानेंट चल गया, एंड इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू लिख रहे हैं, न्यूटन यहाँ से बन जाएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ से बाई कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर, तो K की वैल्यू क्या आ गई आपकी, K क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए लिखा है, सबके लिए नहीं, एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अभी इसी वैल्यू को यहाँ आप रख दीजिए, इसलिए हमारा F क्या बनेगा, इसलिए F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, K की जगह पर हमने इसमें रख दिया, और इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा कूलॉम फोर्स का फार्मूला निकला। अब आप कहोगे कि सर ये तो केवल एयर और वैक्यूम के लिए भी हो, अगर हम कोई और मीडियम लेना चाहे तो बाबू इतना नोट करो फिर बताते हैं। ये रहा हमारा कूलॉम फोर्स, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एयर और वैक्यूम के लिए क्या है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और यही वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो F की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक। ये किसके लिए, केवल एयर और वैक्यूम के लिए। अगर फॉर एवरी मीडियम की बात करें, जैसे अभी ना अभी हमने आपसे क्या कहा, अभी हमने आपसे यही कहा कि ये केवल एयर और वैक्यूम के लिए ही अप्लाई होगा, K की वैल्यू जो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 10 टू द पावर 9 लिखी है। सबके लिए क्या होगा, फॉर एवरी मीडियम, फॉर एवरी मीडियम, सभी मीडियम्स के लिए K की वैल्यू बाबू क्या होती है, ये स्मॉल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कैपिटल K, देखिए ये स्मॉल K है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, और ये वाला कैपिटल K। अब यहाँ दो चीजें निकल के आती, एक तो ये एप्सिलॉन 0 और दूसरा ये K। अभी तो ये एक K से कमी पूरी नहीं हो रही थी, दूसरे K की जरूरत पड़ गई है ना, तो यहाँ देखिए ये क्या क्या, ये वाला K क्या है, ये भी कांस्टेंट है,
वेयर के कैपिटल लिख रहे हैं, के इज कांस्टेंट which is called जिसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, which is called डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप कहोगे चलिए मान लेते हैं कि सर ये मान लेते हैं एक दूसरा कांस्टेंट, ठीक, लेकिन ये जो आप टेढ़े टेढ़े बनाए हैं ये क्या है? इसको बाबू बोलते हैं एप्सिलॉन, जो स्मॉल ई के जैसा होता है, सॉरी ई के जैसा होता है, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ठीक, इसमें जीरो लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। ये है क्या, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट होता है, इसमें बहुत कांस्टेंट है। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन क्या होता है, कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन जीरो लिखे ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वर्किंग होता है फ्री स्पेस। अब आप कहोगे कि ढेर सारे कांस्टेंट हो गए, सर समझाइए थोड़ा, ये के दुनिया भर का के हो गया, ये एप्सिलॉन कुछ टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, इसी को समझा दीजिए, है ना। तो ये एप्सिलॉन को हमने क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम इसको बताते हैं, पहले इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए इसमें, सॉरी इस कूलॉम फोर्स में, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। देन इसको बताते हैं क्या होता है, देन फ्रॉम 1 से बाबू क्या हो जाएगा, या फिर इक्वल टू स्मॉल के की वैल्यू क्या है, यहां निकली 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सबके लिए। देखो वैक्यूम की बात की जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसकी एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन जीरो इतना, ठीक, इधर हम लिख लेते हैं, यही लिख रहे हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, एंड यही लिख लीजिएगा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻12, इसका कितना यूनिट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ, अब बताते हैं कि ये होता क्या है। एप्सिलॉन जीरो आपको बता दिया गया, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। ये एप्सिलॉन है क्या, आखिर में इसका नाम आप देखिए क्या है, परमिटिविटी। क्या है, परमिटिविटी। अगर इसी को 2-3 बार कहेंगे ना, परमिटिविटी परमिटिविटी परमिटिविटी, तो खुद ही बता देगा कि हम कौन है। परमिटिविटी का मतलब वो चीज जो किसी मीडियम में परमिट दे। परमिटिविटी का मतलब क्या, जो परमिट दे। जैसे अभी मान लेते हैं कि खूब बढ़िया तेज हवा चल रही है, वो भी किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चल रही है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, और आपको अपनी साइकिल लेके जाना है इधर उल्टे, तो बताइए जितना तेज पेडल मारेंगे उतना तेज आगे आप बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपस्थित जो एयर वाली मीडियम है वो अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपको परमिट नहीं दे रही कि उतनी तेज आप जाइए, दे रही, ये मीडियम इसको परमिट नहीं दे रही। तो जो फोर्स तुम्हारे द्वारा लगाया जा रहा है वो उतना प्रभावशाली नहीं है, ये होता परमिटिविटी। अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में हवा चल रही और इसी डायरेक्शन में जाना भी है, अभी देखिए थोड़ी सी भी पैडल मारेंगे ना, ये इतना परमिट देगा, कहेगा जाओ, कहेगा क्या, जाओ आराम से, आप तो एक पैडल मारेंगे बहुत दूर तक जाएंगे। तो ये क्या है, ये परमिटिविटी बनाता है, ये मीडियम की परमिटिविटी परमिट देता है। इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अब देखिए ये नीचे इनवर्सली में, ये नीचे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम होगा, ठीक, ये उल्टे होते हैं, ये कम होगा तो इसका मतलब परमिशन दे रहा है, फोर्स आप लगा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये परमिटिविटी समझ में आया होगा। तो बाबू ये रहा आपका कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स में ये कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है,
और ये स्मॉल के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम में कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक। और सभी के लिए हाँ, कभी कुछ किताबों में आपको ये चीजें नहीं दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, कैपिटल के, ठीक। तो जहाँ कैपिटल के नहीं दिखाया जाता वहाँ नॉर्मली आप लिख देते हैं, वो एयर के लिए मतलब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जब नहीं के की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी तो वहाँ डायरेक्ट आपका लिखा रहता है फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल टू 1, इसलिए एफ की जो वैल्यू होगी 1/4πε0, बस इतना ही लिखा जाएगा, के नहीं लिखा जाएगा, Q1 Q2/r², बस इतना ही लिख देते हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं कि आप कहो कि सर ये हमारी बुक में नहीं लिखा है, अलग अलग बुक में दिया रहेगा, कुछ में दिया रहता है, कुछ में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको कूलाम्स लॉ समझ में आया होगा। कूलाम्स लॉ में मेनली स्टेटमेंट क्या है कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि दो चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है जिसको कूलाम फोर्स कहते हैं, कूलाम फोर्स किसको कहते हैं, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड कूलाम फोर्स, ठीक है। ये कितना होता है, ये वो होता है कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने डायरेक्ट इसके पहले वाले पेज में लिखा था F is directly proportional to Q1 and Q2 और F is inversely proportional to square of distance between both charges, है ना। और उसके बाद तीसरी लाइन ये बनती है where K is constant, या उसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ K जुड़ता है, K कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम में कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है, और यही वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं तो F की वैल्यू इतनी बन जाती है ना। और सभी मीडियम के लिए क्या होती है, K की वैल्यू 1/4πε0 K होता है। ये इस K को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इस ε0 को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या करता है, ये फ्री स्पेस में परमिट देता है कितना आप फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻² कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये रीडिंग, ये इसकी वैल्यू नोट कर लीजिएगा। देखो दो तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये ε0 की वैल्यू और इधर K की वैल्यू, इस पे ढेर सारे काम होते हैं। कभी कभी तो 12 में वाइवा में पूछ लेता है कि ε0 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा ये है क्या, ε0 है क्या, तो आप वहां बताओगे परमिटिविटी, ये परमिट देता है, ठीक है। और इस तरीके से सारी चीजें क्लियर, उम्मीद करते हैं ये बढ़िया समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका वेक्टर एनालिसिस। आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एनालिसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ। हमने बताया कि चार्ज जो होगा अगर स्मॉल डिस्टेंस पे होगा तो उनके बीच कूलॉम फोर्स काम करेंगे, ऐसा हमने बताया। फोर्स बाबू एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया कूलॉम्स लॉ से कि F की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 के Q1 Q2/r², ये केवल क्या है, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 यहाँ पे चार्ज ऐसा होगा, पॉजिटिव ले लें, चलो मान लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। और दूसरा चार्ज यहाँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी Q2, एक दूसरे से कुछ दूरी पे ये होगा। तो एक बात बताइए, ये Q1 पॉजिटिव, ये Q2 पॉजिटिव, दोनों में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन करेगा, करेगा नहीं, जाहिर सी बात है रिपल्सन करेगा। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये r है, डिस्टेंस बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको 11th में पढ़ाए थे हमने। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि दोनों एक सीधी रेखा में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं, बस केवल मैग्नीट्यूड। तो
तो ये Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे, क्या ये वाला Q1 इस पे फोर्स क्रिएट करेगा? जी हाँ करेगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन वाला। रिपल्सन का मतलब इसको धक्का देके दूर भगाएगा। अगर ये इसको धक्का देके दूर भगाएगा तो क्या ये इसको चूमेगा? हाँ, ये भी तो इसको धक्का मारेगा, कहेगा चल तुम भी भाग। तो भाई साहब दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं? अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ये उसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, दोनों एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके कारण Q1 के कारण Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ ये है F21। अभी देखो इस पे वेक्टर हमने चलाया। F21 का मतलब Q2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण। बात समझ में आई? 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, और इधर 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण किधर होगा बाबू? इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? F12। F12 का मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण। क्लियर? यहाँ देखिए अलग अलग बुक में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। कहीं कहीं इस वाली डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ, इधर से डायरेक्शन के साथ R12 लिख दिया जाता, कहीं R21 लिख दिया जाता। आप उससे घबराइएगा मत, ठीक है? और उसे मिला के कंफ्यूज भी मत रहिएगा। अभी यहाँ से जो निकलेगा वो एकदम क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ निकलेगा, ठीक है? तो कभी कभी किताब में इधर उधर मिलेगा, जैसे मित्तल की देख लेंगे और किसी बुक की देख लेंगे, NCERT की देख लेंगे, तो अलग अलग मिलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक? बस आप जो यहाँ मान रहे हो कंडीशन क्या हो, उसमें भी वो भी गलत नहीं है। वो कंडीशन ऊपर माना ही उसी तरीके से, इसलिए वहां उस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ आप जिस तरीके से मान रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ मान रहे हो, ठीक? तो चलिए देखते हैं। ये F21 का मतलब 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के कारण, और यहाँ F12 1 पर लगने वाला फोर्स 2 के कारण। एक बात बताइए, अगर 1 पे लगने वाला फोर्स है 2 के कारण, तो बाबू 2 के कारण तो डिस्टेंस इसको धक्का मारेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर बनेगा कि नहीं? देखो जैसे ये वाला 2 है, ये वाला 1 है। 1 पर अगर फोर्स क्रिएट हो रहा है 2 के कारण, तो धक्का किधर मारेगा? 2 के कारण तो इधर मारेगा ना। 2 के कारण जब इधर मारेगा तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? R21 करेंगे, 2 से 1 की तरफ, ठीक? ये किस डायरेक्शन में? हम दोनों डायरेक्शन में लिखे हैं। और अगर हम इस डायरेक्शन में लिखें उधर वाले को, तो ये क्या होगा? R12 का वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दोनों बातें हैं। हाँ, वहां कभी कभी किताब में क्या लिखा जाएगा? किताब में लिखा जाएगा 2 की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, सॉरी 1 की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहा है 2 के कारण, इसलिए यहाँ R12 कर देते हैं, ठीक? बुक में लिखा रहेगा आपको 1 की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अभी जो डिस्प्लेसमेंट चिल्ला रहे थे ना, ये वहां लिखा रहता है कि 1 के कारण 1 की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए 1-2 कर देते हैं इसी डिस्टेंस को। हालांकि ये भी लिख सकते हो, लेकिन वहां आप लिखो फिर कि 1 की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, जिसने फोर्स डिस्प्लेस टुवर्ड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तब वहां ये बातें कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ Q2 से जो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है R21 है। आप यहाँ आप कहिए इस बात को। तो चलिए हम सब लिखते हैं, इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना बने। उसका इसका मिला दिए होंगे, दिमाग को खुद ही चकरा गया। फिर से आप देखिए, छोड़िए उसको, कैंसिल करिए। हमने Q1 Q2 चार्ज लिया, Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के कारण क्या होगा? F12 होगा, ठीक? Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के कारण क्या होगा? F21 होगा, है ना? अगर हम Q2 से Q1 की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनाएगा, सॉरी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएगा, R21 होगा Q2 से Q1 की तरफ। अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो ये R12 बनाएगा। यही हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेट 2 चार्ज आर situated, 2 चार्ज Q1 एंड Q2 लिख लीजिए। Q1 एंड Q2 आर situated at small distance r, ठीक?
देन the force on charge Q1 due to Q2, Q1 due to Q2 है ना, इस F Q1 पर लग रहा है Q2 के कारण, F1 2 वेक्टर में होगा इज इक्वल टू क्या होगा, कूलम फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, हम के नहीं लिख रहे हैं तो बार बार के लिखा नहीं जाता, छोड़ दीजिए, के की वैल्यू 1 ले लिया जाता है फ्री स्पेस के लिए। Q1 Q2 बाई डिस्टेंस तो वो आर स्क्वायर ही है, डिस्टेंस क्या लिए गए, डिस्टेंस हुआ तो आर स्क्वायर ही है। लेकिन यफ जो होता हमारा वेक्टर होता है, डायरेक्शन किधर है, यफ 1 2 1 पर 2 के कारण लग रहा है तो डायरेक्शन बाबू किधर बनाएगा, डायरेक्शन इधर बनाएगा, 2 से 1 की तरफ लग रहा है ना, 1 पे जो लग रहा है फोर्स 2 के कारण लग रहा है इधर लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए F2 1, और ये भी यूनिट वेक्टर, यूनिट कैप लगाया जाता है तो केवल डायरेक्शन देता है और कुछ नहीं देता। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F12 की जो वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए इस यूनिट वेक्टर को अगर आप तोड़ोगे तो वेक्टर R21, अब वेक्टर लगा दें बाई मॉड ऑफ वेक्टर R21, ये लिखा है। ठीक, यूनिट वेक्टर को जब आप तोड़ेंगे, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी बात भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मॉड है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, R21 की मैग्नीट्यूड है कितना, R ही तो है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 का वेक्टर बाई R, ऐसा लिख सकते हैं। इधर हम थोड़ा सा कर देते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R और R मिलके R क्यूब, R स्क्वायर मिलके R क्यूब बना लेगा इंटू R21 का वेक्टर, कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट, ये बाबू कहा गया है कि किधर से किधर है, R21 यहाँ लिख लीजिएगा कहीं जगह अगर हो तो, यहाँ लिख दें, where R21 indicates, कैप लगाइए, इंडिकेट्स, हम बोल दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा होगा, R21 का जो कैप है इंडिकेट्स द डायरेक्शन टुवर्ड R21 1 from charge to Q2 towards Q1 from charge Q2, ये आपका क्लियर कर देगा। इसी के बगल में ये लिख लीजिएगा, ठीक है, और जगह कम है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, लेकिन लिख लीजिएगा नहीं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ये दिखा नहीं पाएगा। ठीक, हमने क्या कहा कि R21 इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस टुवर्ड चार्ज Q2, सॉरी टुवर्ड चार्ज Q1 फ्रॉम चार्ज Q2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि भाई ये F12 काम किया तो F21 भी काम करना चाहिए, कि नहीं, F21 भी काम करना चाहिए, इसलिए एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इधर लिख दें, Q2 पे है तो 2 1 का वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना लेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इस पे लगेगा, इसके कारण तो डायरेक्शन उधर, देखो इस वाले चार्ज को धक्का किधर मारेगा, उधर मारेगा, मारेगा कि नहीं, इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज धक्का उधर मारेगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा, तो डायरेक्शन क्या बना लेगा, R1 2 का कैप। कोई दिक्कत, लेकिन इसे एनसीईआरटी वाले में से थोड़ा उल्टा मिलेगा आपको, ठीक, लेकिन कुमार मित्तल से आपको, कुमार मित्तल की बुक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ यही मिलेगा, ठीक, इसलिए हम इसको यहाँ रख रहे हैं। हम भी चाहते हैं तो इसको 1 2 कर सकते हैं और इसको 2 1 कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें हम कह सकते हैं जो बातें एनसीईआरटी कहती है, लेकिन यहाँ देखने पे जो लॉजिक बनता है ना, उस लॉजिक के तहत वो बात करना थोड़ा हमको उचित नहीं लग रहा था, इसलिए हम इसको नहीं मित्तल वाली बुक का सहारा लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर को तोड़ दीजिए, तो यूनिट वेक्टर बाबू जब तोड़ोगे आप क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 का वेक्टर बाई R12 का मान, ये कितना होगा, देखो ये जब मैग्नीट्यूड इसका R12 का मैग्नीट्यूड लीजिए चाहे इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, दोनों मैग्नीट्यूड हो तो बराबर आएंगे, है ना, और वो किसके बराबर आएगा, वो बाबू इसी के बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 का मान बाई R। अभी ये R के साथ क्या बना लेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब R12 का वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक बात बताइए, R12 क्या दिखा रहा है, R12 इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, R21 क्या दिखा रहा है, इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों बराबर है, केवल साइन चेंज है, एक इधर है और एक उधर है, डिस्टेंस दोनों बराबर है। सिंस यहां लिखते हैं सिंस R12 वेक्टर लगा इज इक्वल टू R21, ये दोनों कैसे हैं, बराबर, लेकिन एक इधर है एक उधर है, तो वेक्टर में क्या होता है, जब वो अलग डायरेक्शन अलग होता है तो एक को निगेटिव कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, R12 बराबर निगेटिव R21, तो जब ये R12 बराबर निगेटिव R21 है, तो R12 के जगह पे निगेटिव R21 कर लीजिए ना भाई, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, R12 है, उठा कर रख दीजिए वहां, इसलिए फ्रॉम 2 F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का क्यूब, और R12 की जगह हम क्या कर दें, निगेटिव R21 का वेक्टर लिख दें उसके जगह पे, अभी ये निगेटिव आगे आ जाएगा, निगेटिव हम आगे कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। एक बात बताइए, फ्रॉम वन कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, यह F12 बराबर इतना, ये पार्ट देखिए ये इतना पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R क्यूब और वेक्टर R21, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R क्यूब वेक्टर R21 सेम सेम मिल रहा है, तो इतने वाले पार्ट की जगह पे इतना जितना दिखाई दे रहा है, इतने पार्ट की जगह हम क्या 1 2 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव तो बाहर रहेगा, इसके जगह पे F1 2। अभी देखिए 1 पे लगने, सॉरी 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के कारण, यही ना, 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के कारण उधर, और 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण इधर, दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन साइन कैसी, उल्टी, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या वही है, तो कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं, फॉलो कर रहा है ना, तो इसका मतलब, इसलिए कूलॉम्स लॉ follows Newton's third law of motion, third law of
मोशन, है ना। तो ये रहा आपका वेक्टर एनालिसिस। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक। और ये दोनों कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ R12 या R21 क्यों किया गया, ठीक। जब भी आप जो भी डायरेक्शन लीजिएगा वहां साफ साफ कह दीजिएगा ये इंडिकेट कर रहा है किसको, इस चीज को। जैसे यहाँ R21 इंडिकेट कर रहा है 2 से 1 की तरफ की डायरेक्शन को, ठीक है। और यहाँ R12 उधर है तो 1 से 2 की तरफ की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वहां कह देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोग अलग। अच्छा, वेक्टर के फॉर्म में जब भी आप पिछला आप 11th वाला वेक्टर एनालिसिस जो किए हैं, वेक्टर वगैरह पढ़े हैं आप, उस नियम को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आप भी यही पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू आपको ढंग से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।